नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए और कृषि को हम पढ़ रहे थे, यानी कि कृषि यानी कि एग्रीकल्चर से जुड़े जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन सकते थे उनको हमने लगभग 3 वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। इन 3 वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो उनको आप एक बार देख लीजिएगा। इन 3 वीडियोस में हमने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट कृषि के जो टॉपिक बन सकते हैं, जहां से लगातार एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, उनको हमने कंप्लीट कराया हुआ है। तथा आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे कृषि के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को। यानी कि अभी तक हमने जिन जिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ा है एग्रीकल्चर के, उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड ही जो एमसीक्यूज बन सकते हैं उनको आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यह एमसीक्यूज की सीरीज आपके लेखपाल परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल सितंबर से अक्टूबर के महीने में काटी जाती है, यानी कि इसमें से किस फसल की कटाई जो है सितंबर से लेके अक्टूबर महीने के मध्य की जाती है। महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए है। तो इसमें से कौन सी फसल है? तो इसमें से आपकी जो खरीफ की फसलें होती हैं, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसमें आपकी जो खरीफ की फसलें होती हैं उनकी जो कटाई होती है वो सितंबर से अक्टूबर महीने में होती है। तथा इनकी बुआई कब होती है? तो जून से जुलाई, यानी कि आपकी जो खरीफ की फसलें होती हैं जून से लेके जुलाई महीने तक बोई जाती हैं और इनकी जो कटाई होती है वो सितंबर से लेके अक्टूबर महीने में हो जाती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न इसी से मिलता जुलता है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी जो फसल है वह अक्टूबर से लेके नवंबर के महीने में बोई जाती है। महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसमें से आपकी जो रबी की फसलें होती हैं, रबी की फसलों की जो बुआई होती है वो अक्टूबर से लेके नवंबर के महीने में होती है। वहीं इन फसलों की जो कटाई होती है वो अप्रैल से लेके मई के महीने में होती है। तो बुआई और कटाई दोनों आपको याद रखना है। दोनों में से कोई एक आपके एग्जाम में पूछा सकता है। तो आपकी जो रबी की फसलें होती हैं अक्टूबर से लेकर नवंबर महीने में बोई जाती हैं और इनकी कटाई होती है लगभग गर्मी का मौसम जब आ जाता है, अप्रैल से लेके मई वाला जो महीना होता है उसके मध्य जो आपकी रबी की फसलें काट ली जाती हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं, यानी कि खरीफ की फसल के अंतर्गत इसमें से कौन सी फसल नहीं आती है? तो दिए गए 4 ऑप्शंस में से इसमें से आपकी जो खरीफ की फसल है वो कौन सी नहीं है? तो इसमें से आपकी खरीफ की फसल नहीं है सरसों, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सरसों है यह खरीफ की फसल नहीं होती है, बल्कि ये आपकी कौन सी फसल होती है? तो सरसों आपकी रबी की फसल होती है। बाकी तीनों जो फसलें आपकी दी गई हैं ज्वार, बाजरा, मूंग, इसके अलावा ज्वार, बाजरा, मूंग के अलावा धान हो गया, इसके अलावा मूंगफली हो गई, तम्बाकू, अरहर, तिल, उड़द, लोबिया, धान। धान आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फसल है इसकी खरीफ की। तो धान हो गया, सोयाबीन हो गया, अरहर हो गया, तिल हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया, लोबिया, ज्वार, रागी, बाजरा, मूंगफली, तम्बाकू, ये सभी आपकी खरीफ की फसलें हैं। तो इन फसलों के बारे में भी आपको याद रखना है। दिए गए ऑप्शंस में से सरसों जो है आपकी यह खरीफ की फसल नहीं है, बल्कि ये रबी की फसल है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की फसल है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती हैं, रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं, इनकी बुआई और कटाई कौन कौन से महीने में की जाती है? ये प्रश्न लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्हीं कारण से इन प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किया हुआ है। तो इस प्रश्न का आपको जवाब देना है कि इसमें से कौन सी रबी की फसल है। तो इसमें से गेहूं हो गया, जौ हो गया, मटर, यानी कि ये तीनों जो फसलें दी गई हैं आपको, आपकी ये रबी की फसलें हैं। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके अलावा चना भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा चना हो गया, इसके बाद आपका सरसों हो गया, सरसों के आपका आलू हो गई, आलू के अलावा आपकी मटर हो गई, मसूर हो गया, आलू के बाद आपका मसूर हो गया, मसूर के बाद अलसी, राई, ये सभी इंपॉर्टेंट आपकी रबी की फसलें हैं। तो इनके बारे में आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न आपके सामने है। और निम्नलिखित में से कौन सी कृषि की प्राचीन विधि है, इसमें से आपको बताना है। तो इसमें से कृषि की सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है
आपकी जो स्थानांतरित कृषि होती है वो, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके बारे में मैंने डिटेल्ड में आपको बताया हुआ है। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उनका भी एक देख लीजिएगा। अब भारत में कौन कौन सी कृषि की विधियों का प्रचलन है उनको मैंने पूरे डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो अगर आप इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी चाहते हैं तो हमारे पिछले वीडियोज आप देख लीजिएगा। तो आपकी जो स्थानांतरित कृषि होती है और यह सबसे प्राचीन विधि मानी, कृषि की सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है तथा भारत में बहुत सारी जगहों पर जो है स्थानांतरित कृषि की जाती हैं तथा उन जगहों पर अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है आपके स्थानांतरित कृषि के। तो उसको भी मैंने अपने डिटेल वीडियो में बताया हुआ, तो उसको एक बार देख लीजिएगा कि किस स्थानांतरित कृषि को किस जगह पर किस नाम से जाना जाता है। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक कृषि का अवयव है, आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से जैविक कृषि का अवयव कौन सा है। महत्वपूर्ण प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसमें से आपका जैविक कृषि का अवयव कौन सा है, तो हरी खाद हो गई, वर्मी कंपोस्ट हो गया, इसके अलावा पशु अपशिष्ट, ये सभी आपके जैविक कृषि के अवयव होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पूरा वीडियो मैंने पिक्चर पर अपलोड किया हुआ है। ये सभी आपके जैविक कृषि के अवयव हैं। हरे पत्ते की खाद हो गई, वर्मी कंपोस्ट, जैव उर्वरक, जैविक खाद, पशुपालन, जैविक प्रबंधन और फसलों का चक्रीकरण। यानी कि जैविक कृषि आपकी होती क्या है, बिना केमिकल के यूज के, बिना रसायन के प्रयोग के जो भी कृषि की जाती है उसको हम जैविक कृषि के नाम से जानते हैं। तथा जैविक कृषि के अवयव क्या क्या होते हैं, इनमें खाद के रूप में जो हरे पत्तों का इस्तेमाल होता है, वर्मी कंपोस्ट इसके अंतर्गत आते हैं, जैव उर्वरक हो गए, इसके अलावा आपके जैविक खाद हो गई, इसके अलावा पशुपालन, जैविक प्रबंधन, ये सभी आपके क्या हैं, तो जैविक कृषि के इम्पॉर्टेंट अवयव हैं। और तो इनके बारे में आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपके सामने है वो है, बृहद स्तर पर जैविक कृषि को अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था। तो बृहद स्तर पर यानी कि लार्ज स्केल पर जैविक कृषि को अपनाने वाला विश्व का पहला देश था क्यूबा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, क्यूबा आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके अलावा पूरे वर्ल्ड लेवल पर अल्बर्ट हावर्ड को आधुनिक जैविक कृषि का जनक माना जाता है। यानी कि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो जैविक कृषि का जनक है वो किसे कहते हैं, तो अल्बर्ट हावर्ड को। ये नाम आप याद कर लीजिएगा, अल्बर्ट हावर्ड को। अल्बर्ट हावर्ड को जो है विश्व स्तर पर जैविक कृषि का जनक कहा जाता है तथा बृहद स्तर पर जैविक कृषि को अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश था क्यूबा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनवरी 2016 में भारत का प्रथम जैविक राज्य घोषित किया गया था। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, भारत का पहला जो जैविक राज्य था वह बना था सिक्किम। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। 2016 में सिक्किम राज्य को जो है देश का पूर्ण जैविक कृषि राज्य घोषित कर दिया गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही। आप इस प्रश्न को आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एक बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल यानी कि सीवीड पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी। तो आपका जो सीवीड पार्क है, एक बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क है, इसकी स्थापना की जाएगी तमिलनाडु में। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। आपका जो 2021-22 का बजट था उसमें इसका जिक्र किया गया था, तो इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस किसी कृषि पद्धति के अंतर्गत किसानों के द्वारा पौधों को उगाने के साथ साथ मत्स्य पालन भी किया जाता है। यानी कि आपको उस कृषि विधि का नाम बताना है जिसमें पौधों को उगाने के साथ साथ जो किसान होता है वह मत्स्य पालन भी करता है। तो कृषि की इस पद्धति को हम कहते हैं एक्वापोनिक कृषि, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इस कृषि पद्धति के अंतर्गत किसानों के द्वारा पौधे उगाने के साथ साथ मछली पालन भी किया जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है एक ही टैंक में मछली और पौधे एक साथ ही वृद्धि करते हैं। इसमें क्या होता है, मछलियों जो होती है, मछलियों के जो भी अपशिष्ट होते हैं उन अपशिष्ट के कारण टैंक का जो पानी होता है वो पोषक तत्वों से समृद्ध हो जाता है, जिस कारण जो पौधे होते हैं उनको भी पोषण मिलने लगता है। तथा इस कृषि की पद्धति को हम कहते हैं एक्वापोनिक कृषि। इसके बारे में आप याद देखिएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। सिंपल सी यह कृषि होती है। इसमें किया क्या जाता है कि मान लीजिए यहाँ पे आपका एक टैंक है, इस टैंक में पानी भरा हुआ है और इस टैंक में जो है आपका क्या होता है,
मछलियों को छोड़ दिया जाता है तथा इसके ऊपर जो आपका पौधा लगा दिया जाता है पौधे, तो इसमें जो मछलियाँ होती हैं वे अपना अपशिष्ट छोड़ती हैं तथा इन्हीं अपशिष्ट के कारण जो आपका जल होता है वो क्या हो जाता है, वह पोषक तत्वों से भरपूर हो जाता है तथा यही जो आपके पोषक तत्व होते हैं इन्हीं से जो है पौधों को भी पोषण मिलता है, जिसके कारण जो है पौधे भी वृद्धि करने लगते हैं। तो इस विधि को हम कहते हैं कृषि की क्या, इस विधि को कहा जाता है एक्वापोनिक कृषि, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही होने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ट्रक फार्मिंग का अधिकांशतः प्रयोग किस देश में किया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपका जो ट्रक फार्मिंग है इसका जो अधिकांशतः प्रयोग है देखने को मिलता है अमेरिका में, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है अमेरिका, यानी कि ऑप्शन ए आप यहाँ पे बिल्कुल सही याद कर लीजिएगा। और यह सब्जियों, फलों और फूलों की खेती करने का एक नवीन तरीका है जो विशेषकर जो है आपका कहाँ देखने को मिलेगा, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। तथा इस फार्मिंग में क्या होता है, इस फार्मिंग में विशेष प्रकार के ट्रकों का जो है उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। खैरा जो है निम्नलिखित में से किस फसल में लगने वाला एक प्रमुख रोग है? तो खैरा किस फसल में लगने वाला एक प्रमुख रोग है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो खैरा होता है यह आपका लगता है धान की फसल में, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। तथा यह किस कारण से होता है खैरा रोग? तो धान में जो है जस्ते की कमी से, किसकी कमी से? तो धान में जस्ते की कमी से जो है आपका खैरा नामक रोग होता है। तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, जस्ते की कमी से खैरा नामक रोग होता है आपका धान में। इसके अलावा पत्तियों पर भूरा धब्बा लगना, ये भी बीमारी आपको देखने को मिलेगी धान की फसल में। इसके अलावा शीत झुलसा, ये भी रोग आपको देखने को मिलेगा धान की फसल में। तो ये रोग भी आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ग्लूटेन नामक प्रोटीन निम्न में से किस फसल में मिलता है? तो आई होप इसका आंसर सभी दे देंगे। गेहूं में जो है आपका ग्लूटेन नामक प्रोटीन देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और निम्नलिखित में से किस फसल को जो है सफेद सोना कहा जाता है? आई होप इसका भी जवाब सभी लोग दे देंगे, व्हाइट गोल्ड, यानी कि सफेद सोना हम कहते हैं कपास की फसल को, कॉटन की फसल को। यह एक देशज पौधा हमारा है, यह जो है एक देशज पौधा है कपास, जिसके बारे में आपको याद रखना है। ऋग्वेद में भी जो है इसका उल्लेख मिलता है, जिसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसके अलावा भारत विश्व का एकमात्र पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म विकसित की गई है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। तथा कपास की जो फसल होती है इसके लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो काली मिट्टी। ये फैक्ट भी आप याद रखिए, कपास की फसल के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी है भारत में वो है काली मिट्टी है। इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। तथा इसको हम व्हाइट गोल्ड यानी कि सफेद सोना के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में गन्ने के प्रजनन का कार्य निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जाता है? तो भारत में गन्ने के प्रजनन का जो कार्य है कहाँ पर किया जाता है? तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। कहाँ? तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर में जो है गन्ने के प्रजनन का कार्य किया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे जो है डेफिनेटली सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, इस तरह के प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं एग्रीकल्चर के सेक्शन में। तथा आपकी जो गन्ना है यह नगदी फसल के अंतर्गत आता है। किस फसल के अंतर्गत? तो कैश क्रॉप, यानी कि नगदी फसलों के अंतर्गत जो आपका गन्ना आता है। इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। इसके बाद भारत में किस फसल को भारत का स्वर्णिम तंतु, यानी कि इसको हम अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इसको हम गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, किस फसल को? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, भारत का स्वर्णिम तंतु यानी कि गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया कहा जाता है किसको? तो जूट की फसल को। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जूट की फसल को भारत में गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया यानी कि भारत का स्वर्णिम तंतु कहा जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तथा जूट का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। इसके बाद अगला फैक्ट आपके सामने है एमसीक्यूज। आपको बताना है कि भारत निम्न में से किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता तथा आयातक राष्ट्र है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि भारत जो है निम्नलिखित में से किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता तथा आयातक राष्ट्र है। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है कि भारत में कॉफी बोर्ड का हेडक्वार्टर, कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है?
तो भारत में कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय आपको कहाँ पर मिलेगा? तो भारत में कॉफ़ी बोर्ड का जो मुख्यालय है वो मिलेगा आपको बेंगलुरु में। कहाँ? तो बेंगलुरु में आपको मिलेगा भारत में कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय। वहीं भारत में चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अगर चाय बोर्ड अगर यहाँ पे पूछ लिया होता तो आपका राइट आंसर हो जाता चाय बोर्ड का मुख्यालय, यानी कि भारतीय चाय बोर्ड का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कोलकाता में। कहाँ? तो कोलकाता में चाय बोर्ड का मुख्यालय भारत में, और भारत में कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय आपको मिलेगा बेंगलुरु में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके अलावा अगला प्रश्न, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, चाय जो है यह किस देश का पौधा है? तो यह चीनी मूल का पौधा। कहाँ? तो चीन का यह पौधा माना जाता है चाय, इसे भी आप याद रखिएगा, यह चीनी मूल का पौधा है चाय। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, 1 से लेकर 2 हेक्टेयर भूमि वाली जोत को क्या कहा जाता है? इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ये सभी जो मैं MCQ आज करा रहा हूँ ना, तो ये सभी इसके जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं मैंने उनको पहले ही कवर कर दिया है, यानी कि ये सभी फैक्ट मैंने पहले ही आपको डिटेल में पढ़ा दिए हैं। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपने पिछला हमारा 1, 2 और 3 यानी कि कृषि के जो भी हमने 3 इंपॉर्टेंट वीडियोज अपलोड किए हैं उनको अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप एक बार देख लीजिएगा। अगर आपने उनको देखा होगा तो आप इन प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो एक बार उनको आप जरूर जाके देख लीजिएगा। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 1 से लेकर 2 हेक्टेयर भूमि वाली जोत को क्या कहा जाता है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, 1 से लेकर 2 हेक्टेयर भूमि वाली जोत को हम कहते हैं छोटी जोत, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। छोटी जोत उसको कहा जाता है जिस जोत का आकार 1 से लेके 2 हेक्टेयर के मध्य होता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद सीमांत जोत हम किसको कहते हैं? सीमांत जोत में क्या होता है? तो सीमांत जोत में 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाली जोत को रखा जाता है, यानी कि 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाली जोत को हम सीमांत जोत कहते हैं, तथा 1 हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर भूमि वाली जोत को हम छोटी जोत कहते हैं। वही मध्यम जोत हम किसको कहते हैं? तो मध्यम जोत में आती है आपकी 2 से लेकर 4 हेक्टेयर। कितनी? तो 2 से लेकर 4 हेक्टेयर तक की भूमि वाली जोत को हम मध्यम जोत कहते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे मध्यम जोत है ना, तो ये मैंने अर्ध मध्यम बता दिया आपको। ये अर्ध मध्यम जो आपका होता है, अर्ध मध्यम में आपका 2 से लेकर 4 हेक्टेयर के मध्य की भूमि आती है। और उसके बाद अगर हम मध्यम की बात करें तो मध्यम में आपका आता है 4 से लेकर 8 हेक्टेयर तक की कृषि भूमि, यानी कि कृषि भूमि जो जोत वाली होती है 4 से लेके आपकी यहाँ पे 4 से लेके 10 होगा, 4 से लेके 10 हेक्टेयर तक की भूमि को हम मध्यम जोत कहते हैं। वहीं आपका 10 हेक्टेयर से अधिक वाली जो भूमि वाली जोत होती है उसको हम बड़ी जोत के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा। अगर हम प्रश्न की बात करें तो प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा छोटी जोत, यानी कि छोटी जोत का आकार क्या होता है? 1 से लेके 2 हेक्टेयर के मध्य। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में सबसे ज़्यादा किस प्रकार के किसानों की संख्या है भारत में? तो मैं आपको बता दूं, भारत में सबसे ज़्यादा जो है सीमांत जोत वाले किसान देखने को मिलते हैं। सीमांत जोत में मैंने आपको क्या बताया था, इनको हम मार्जिनल फार्मर्स कहते हैं। इनके पास जो है 1 हेक्टेयर से कम की कृषि जोत वाली भूमि होती है। तो इस प्रकार के किसानों की संख्या भारत में सबसे ज़्यादा है, यानी कि इनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाली जोत होती है। जिसे आप याद रखिएगा, इनकी संख्या भारत में सबसे अधिक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, करनाल बंट रोग किस फसल का रोग है? आपसे पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो करनाल बंट जो है किस फसल का रोग है? इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, यह गेहूं की फसल का रोग है करनाल बंट। इसके अलावा और कौन कौन सा रोग होता है जो गेहूं की फसल से रिलेटेड है? तो आप याद कर लीजिएगा, इसमें आपका हो जाएगा गेरुई या रतुआ रोग हो गया, इसके अलावा सेहू रोग हो गया, इसके अलावा रस्ट हो गया। ये सभी आपके क्या हैं? तो गेहूं की फसल के ही रोग हैं। अगला प्रश्न है, गोल्डन राइस एक प्रचुर स्रोत है किसका? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, आई होप इसका आंसर सभी को पता होगा। गोल्डन राइस किसका एक प्रचुर स्रोत है? तो गोल्डन राइस जो है आपका विटामिन ए का एक प्रचुर स्रोत है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या आपसे पूछी गई है, कितनी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो भारत में 2 प्रकार के जोन्स होते हैं, क्षेत्र होते हैं। एक आपका होता है एग्रो इकोलॉजिकल जोन, जो आपसे एग्जाम में पूछा गया है, और एक आपका होता है एग्रो क्लाइमेटिक जोन। तो दोनों मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं प्रश्न की। तो यहाँ पे एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स पूछा हुआ है, यानी कि कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की संख्या पे पूछी गई है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा?
एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स भारत में 20 हैं, टोटल 20 हैं। वहीं भारत में टोटल एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की संख्या कितनी है? तो 15 है। तो दोनों आपको याद रखना, दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लाइमेटिक पूछे तो आपका हो जाएगा 15, अगर इकोलॉजिकल पूछे जोन्स तो आपका 20 राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल इसमें आपसे पूछी गई है कौन सी है? तो इसमें से आपकी वर्ष भर बोई जाने वाली फसल होती है मक्का। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डेफिनेटली आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो मक्का के बारे में आप याद रखिएगा, मक्का जो है इसको हम जो है वर्ष भर बोई जाने वाली फसलों की कैटेगरी में रखते हैं। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। आपकी जो मक्का की फसल होती है खरीफ, रबी तथा जायद तीनों फसल ऋतुओं में उगाई जा सकती है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा आपका जो मक्का है यह अमेरिकी मूल का पौधा, किस मूल का? तो यह अमेरिकी मूल का पौधा है तथा भारत में से पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। यह फैक्ट भी आप याद रखिएगा, मक्का जो आपका है यह अमेरिकी मूल का पौधा है तथा भारत में से कौन लाया था? तो भारत में से पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन कब किया गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न, डेफिनेटली आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाएगा। तो राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन भारत में कब किया गया था? तो राष्ट्रीय कृषक आयोग का जो गठन है किया गया था वर्ष 2004 में डॉक्टर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही है। भारत में जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं MS स्वामीनाथन, उन्हीं की अध्यक्षता में जो है राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन 2004 में किया गया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नई दिल्ली में। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में कृषि विपणन का कार्य करने वाली मुख्य संस्था कौन सी, यानी कि जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग का कार्य है किसके द्वारा किया जाता है? तो नाफेड आप याद कर लीजिएगा। भारत में कृषि विपणन का कार्य बहुत सारी संस्थाएं करती हैं, जिनमें से आपका एक प्रमुख है कौन सा? नाफेड, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। नाफेड इसमें से प्रमुख है। इसके अलावा ट्राइफेड के द्वारा भी जो आपका कृषि विपणन का कार्य किया जाता है, तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पे हम बात करेंगे नाफेड की। तो नाफेड के बारे में यहाँ पे आप देख रहे हैं, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 2 अक्टूबर 1958 को। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नई दिल्ली में और डॉक्टर विजेंद्र सिंह इसके चेयरमैन है। इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो बस इतनी जानकारी आपको याद रखनी है तथा यह कृषि विपणन से संबंधित एक महत्वपूर्ण संस्था है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, इसमें नाफेड और ट्राइफेड दोनों आ जाएगा। नाफेड भी आपका कृषि विपणन संबंधित संस्था है, इसके अलावा ट्राइफेड भी है, तो इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत यहाँ पे आपसे पूछी गई है, कब की गई थी? तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, इस योजना को मंजूरी मिल गई थी 13 जनवरी 2016 को। 13 जनवरी 2016 को जो है इस योजना को मंजूरी मिल गई थी, परंतु इस योजना को लागू किया गया था खरीफ फसल के मौसम के दौरान, यानी कि 1 अप्रैल 2016 से जो है इसको जो है लागू कर दिया गया था खरीफ फसल की मौसम के दौरान। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यह किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, यह आपका आता है कृषि मंत्रालय के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो आपका इसके अंतर्गत आता है आपका कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1965 में की गई थी, जनवरी 8 को। यह मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत आता है और इसके हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न आपके सामने है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसकी लोकेशन आपको मिलेगी बीकानेर में। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, बीकानेर में। अगला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थापित है? ये सभी जो इंपॉर्टेंट मैं एमसीक्यूज करा रहा हूँ ना, तो इनके बारे में मैंने पूरे डिटेल में, यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट कृषि के संस्थान हैं और भारत में, उनको मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है। जो मैंने 3 वीडियोज अपलोड किए हुए हैं उनमें मैंने इन सभी संस्थानों के बारे में पढ़ाया हुआ है। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उन 3 वीडियोज़ को आप जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे बात हो रही है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की, तो ये आपको मिलेगा हरियाणा के करनाल में। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, हरियाणा के करनाल में। तो अगला प्रश्न आपके सामने, माही सुगंधा किस प्रकार मतलब किस फसल की प्रजाति का नाम है? माही सुगंधा आपसे पूछा जा रहा है कि माही सुगंधा जो है किस फसल की एक प्रजाति है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डेफिनेटली आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा।
तो माही सुगंधा किसकी एक इम्पॉर्टेंट प्रजाति है, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। माही सुगंधा जो है आपकी चावल की एक इम्पॉर्टेंट प्रजाति है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो यहाँ पे धान हो जाएगा, धान यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। माही सुगंधा के अलावा आप याद कर लीजिएगा जमुना, करुणा, जया, पद्मा, कांची, इसके अलावा कृष्णा, कावेरी, हंसा, पूसा सुगंध, 5 हो गया, और माही सुगंधा, बाला, रत्ना, ये सभी इंपॉर्टेंट आपकी क्या हैं, तो चावल यानी कि धान के प्रजातियां हैं, जिसके बारे में आप याद कर लीजिएगा। राज 3037 किसकी एक प्रजाति है, तो राज 3077 के अलावा आप याद कर लीजिएगा कल्याण सोना हो गया, कल्याण सोना हो गया। इसके अलावा आपका हो गया सोनालिका, कल्याण सोना, सोनालिका। इसके बाद आपका अर्जुन, ये सभी इंपॉर्टेंट किसकी प्रजातियां हैं, तो ये सभी इंपॉर्टेंट आपकी गेहूं की प्रजातियां हैं। सोनालिका, कल्याण सोना, अर्जुन और राज 3077, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। गेहूं की ये सभी इंपॉर्टेंट प्रजातियां हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को यहाँ पे कवर कर लिया है, और जो आपके एग्रीकल्चर के बन सकते थे, इसका पार्ट 2 हम जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।